हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल समायरा नॉलेज हब। आज हम बात करेंगे कॉर्पोरेट गवर्नेंस की यूनिट नंबर 4 के बारे में। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको डेली अपडेट्स मिलती रहे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम इसका इंट्रोडक्शन कंटेंट पार्ट देखते हैं कि इसमें क्या क्या कंटेंट्स हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 4 में। फर्स्ट है इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट गवर्नेंस, मीनिंग पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे, की रेगुलेटरी कमेटीज़ जैसे कुमार मंगलम बिरला कमेटी, नारायणा मूर्ति कमेटी, उदय कोटा कमेटी, CII इनिशिएटिव्स, लीगल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स के बारे में पढ़ेंगे, कंपनीज एक्ट 2013, सेबी, ठीक है। पर्पस, रोल एंड इम्पैक्ट ऑफ द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, पर्पस, रोल एंड गवर्नेंस, इम्पैक्ट एंड इवैल्यूएशन। सो चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन इंडिया। मीनिंग पहले देखते हैं। कॉर्पोरेट गवर्नेंस रेफर टू द फ्रेमवर्क ऑफ रूल्स, प्रैक्टिसेस एंड प्रोसेस बाय विच अ कंपनी इज डायरेक्टेड एंड कंट्रोल्ड. It involves balancing the interest of a company many stakeholders including shareholders, management, customers, suppliers, financiers, government, community. तो जैसे हमने पहले भी यूनिट नंबर 1 में कॉर्पोरेट गवर्नेंस की डेफिनेशंस देखी थी, एक बार और हम इसे समझ लेते हैं। कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होता है कि फ्रेमवर्क होता है, एक स्ट्रक्चर होता है पॉलिसीज़ के कंट्रोल, जिस तरह हम कंपनी को कंट्रोल करते हैं, डायरेक्ट करते हैं। ओके, तो इसमें काफ़ी सारे स्टेक होल्डर्स इंक्लूड होते हैं। वो सिर्फ शेयर होल्डर्स नहीं होते बल्कि और भी हमारे जो भी कंपनीज़ के अंदर इंक्लूड है, मैनेजमेंट हो सकता है, कस्टमर हो सकता है, सप्लायर्स, फाइनेंसर, गवर्नमेंट, कम्युनिटी, इन सभी को डायरेक्ट करने के लिए जो हम रूल्स एंड रेगुलेशन फ्रेमवर्क बनाते हैं उसे कहते हैं हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस। इट इज़ बेस्ड ऑन प्रिंसिपल सच एज ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, फेयरनेस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे हमने यूनिट नंबर 1 में पढ़ा था कि इसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं जैसे कि ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, फेयरनेस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। नाउ की कॉन्सेप्ट्स क्या है इसके बारे में। इंश्योरिंग एथिकल कंडक्ट एंड कंप्लायंस विथ लॉज। बेसिकली कॉर्पोरेट गवर्नेंस बनाने का यही एम है कि एथिकल कंडक्ट्स और कंप्लायंस रूल्स को हम फॉलो करें इन अ कंपनी। सेकेंड है प्रॉपर स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, कि जो भी फंक्शन है और प्रॉपर स्ट्रक्चर एक मेंटेन हो बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड इन द कंपनी ऑल्सो, ठीक है। सेफ गार्डिंग द राइट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर एंड स्टेक होल्डर, कि जो भी शेयर होल्डर्स के राइट है, उनका जो इंटरेस्ट है स्टेक होल्डर्स का ऑल्सो, उन सभी को सेफ गार्ड किया जाए, उनका जो भी राइट्स है उन चीज़ों को इग्नोर ना किया जाए इन अ कंपनी मैनेजमेंट। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इन्हांसिंग कॉर्पोरेट ट्रांसपेरेंसी एंड डिस्क्लोजर, यानी कि कोई भी ऐसा रूल्स या रेगुलेशंस जो भी फ्रेमवर्क हो रही है, कोई भी डिसीजन जो कंपनी ले रही है उसे ट्रांसपेरेंट रखे और डिस्क्लोज करे इन अ शेयर होल्डर्स एंड स्टेक होल्डर के सामने। अब इम्पॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, इंडियन कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस का क्या इंपॉर्टेंस है। तो फर्स्ट है इसमें, इंडिया हैज़ अ यूनिक कॉर्पोरेट एंड सोशियो इकोनॉमिक लैंडस्केप मेकिंग कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्पेशली क्रिटिकल, हियर्स व्हाई। तो इंडिया जो एक यूनिक कॉर्पोरेट गवर्नेंस कॉर्पोरेट है, ठीक है, इसमें सोशियो इकोनॉमिक लैंडस्केप जैसे माना जाता है, जो कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस को काफ़ी स्पेशली और क्रिटिकल बनाता है। आखिर ऐसा क्यों बनाता है ये क्रिटिकल? तो फर्स्ट है प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टर इंटरेस्ट। इंडिया हैज़ अ लार्ज बेस ऑफ माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स एंड रिटेल इन्वेस्टर। इंडिया के अंदर मेजॉरिटी ज़्यादा किस चीज़ की है? रिटेल इन्वेस्टर की और माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स की है, ठीक है। गवर्नेंस इंश्योर्स प्रोटेक्शन फ्रॉम इनसाइडर मैनिपुलेशन एंड फ्रॉड, जिसे हमें इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करना है किससे? कोई भी इनसाइडर मैनिपुलेशन, जैसे हमने लास्ट यूनिट नंबर 3 में पढ़ा था इनसाइडर ट्रेडिंग के बारे में, कि कोई भी फ्रॉड या मैनिपुलेशन ना हो उस चीज़ के बारे में। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट है बूस्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। गुड गवर्नेंस बिल्ड इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस अट्रैक्टिंग FDI एंड FFI। तो बेसिकली अगर हमारा गवर्नेंस सिस्टम अच्छा होगा तो क्या होगा कि इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस जो होगा इंक्रीज होगा, साथ साथ जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उसकी तरफ भी अट्रैक्ट होंगे इन्वेस्टर्स, ठीक है। इम्प्रूव रेगुलेटरी कंप्लायंस, हेल्प कंपनीज अलायंस विथ फ्रेमवर्क लाइक द कंपनीज एक्ट 2013 एंड सेबी रेगुलेशंस। या अगर हमारा रेगुलेटरी सिस्टम अच्छा होगा, फ्रेमवर्क अच्छा होगा, जैसे कंपनीज एक्ट 2013 के बारे में आपने पहले भी पढ़ा होगा कुछ सेमेस्टर्स पहले, ठीक है, और सेबी रेगुलेशंस के भी अगर हमारे अच्छे रहेंगे, तो रेगुलेटरी सिस्टम अगर अच्छा रहेगा तो हमारे जो इन्वेस्टर है उनको प्रोटेक्ट मिलेंगे और साथ साथ हमारा अच्छा फ्रेमवर्क रहेगा कॉर्पोरेट गवर्नेंस का।
हमारा नेक्स्ट पॉइंट है अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी मेक्स कंपनीज मोर अकाउंटेबल टू स्टेक होल्डर एंड इंश्योर टाइमली डिस्क्लोजर ऑफ मटेरियल इन्फॉर्मेशन। यानी कि कोई भी कंपनीज अगर कोई भी डिसीजन ले रही है अकाउंटेबल, तो उसे स्टेक होल्डर को इंश्योर टाइमली करना चाहिए। कोई भी हर चीज़ जो मटेरियल इन्फॉर्मेशन जो स्टेक होल्डर के लिए रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है उसे डिस्क्लोज करना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा इन्हांस फर्म परफॉर्मेंस। Strong governance often correlates with better financial performance, efficiency and sustainability। अगर हमारा स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस सिस्टम होगा तो इससे हमारा फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जो होगा वो अच्छा होगा, उसमें एफिशिएंसी इंक्रीज़ होगी और सस्टेनेबिलिटी भी फॉर्म की इंक्रीज़ होगी। नेक्स्ट पॉइंट हमारा बोर्ड एफिशिएंसी एंड इंडिपेंडेंस। प्रमोट इंडिपेंडेंट एंड इफेक्टिव बोर्ड ओवरसाइट, रिड्यूसिंग कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। अगर हमारा बोर्ड इंडिपेंडेंट रहेगा, इफेक्टिव बोर्ड रहेंगे हमारे, ठीक है, जिससे ओवरसाइट अच्छे से होगी हमारी कंपनीज़ को, तो उससे हमारा जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है वो कम होगा, कि यानी किसी भी शेयर होल्डर्स का या फिर किसी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का आपस में कोई पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कॉर्पोरेट स्कैंडल्स प्रिवेंशन। हेल्प अवॉइड स्कैम्स लाइक सत्यम विच इज़ शॉक इन्वेस्टर ट्रस्ट एंड अंडरलाइन द नीड ऑफ फॉर रिफॉर्म्स। तो इससे क्या होगा कि हमारे जो स्कैम्स वगैरह होते हैं, जैसे कि सत्यम स्कैम्स जो हुआ था, उस जैसे स्कैम्स को अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, जिससे हमारा इन्वेस्टर का जो ट्रस्ट है वो भी कम जो हो नहीं होगा। ठीक है, अगर स्कैंडल्स अगर कॉर्पोरेट गवर्नेंस लॉ हमारे साथ रहेंगे तो स्कैंडल्स से भी हमें प्रिवेंट्स मिलेंगे। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इंकरेज कंपनीज टू कंसिडर एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस फैक्टर फॉर लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजीज। यानी कि कंपनीज को इंकरेज करना चाहिए कि एनवायरमेंटल, सोशल और गवर्नेंस जैसे फैक्टर्स पे ध्यान दें, इंकरेज करें उन्हें, जिससे हमारे जो लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजीज है वो बन सके। ठीक है, तो ये हमारे कुछ पॉइंट्स थे। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है की रेगुलेटरी कमेटीज़ ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कि कौन कौन से कमेटीज़ हैं जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए बनाए गए थे। ठीक है, तो आइए हम बात करते हैं। हमारा फर्स्ट कमेटी है कुमार मंगलम बिरला कमेटी 1999। तो ये पहली हमारी कमेटी है जो सेबी फर्स्ट फॉर्मल स्टेप टू फ्रेम कॉर्पोरेट गवर्नेंस रूल्स। तो ये सेबी के द्वारा, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा ये फर्स्ट स्टेप जो था कॉर्पोरेट गवर्नेंस रूल्स का बनाया गया था। तो फॉर्मेशन कैसे हुआ, आइए हम इसके बारे में जानते हैं। फर्स्ट है फॉर्म्ड बाय सेबी इन 1999 टू क्रिएट गवर्नेंस गाइडलाइंस। तो बेसिकली ये हमें फॉर्म कब किया गया था, ये कमेटी सेबी के द्वारा 1999 में, टू क्रिएट गवर्नेंस गाइडलाइंस। ओके, नेक्स्ट है हेडेड बाय कुमार मंगलम बिरला, अ लीडिंग इंडस्ट्रियलिस्ट। तो इनके हेडेड कौन थे, यानी हेड ऑफिसर कौन थे इनके, कुमार मंगलम बिरला, जो कि एक इंडस्ट्रियलिस्ट थे। एम्ड टू सेट मैंडेटरी स्टैंडर्ड फॉर लिस्टेड कंपनीज। तो इनका एम क्या था कि सभी जो भी लिस्टेड कंपनीज है उनको मैंडेटरी है स्टैंडर्ड्स को सेट करना। नेक्स्ट है डेवलप टू द बेसिस ऑफ क्लॉज 49 इन द लिस्टिंग एग्रीमेंट। और साथ ही साथ कुछ लिस्टिंग एग्रीमेंट्स जो थे क्लॉज नंबर 49 में, उसके द्वारा डेवलप्ड बेसिस बनाए गए थे। नेक्स्ट हमारा ऑब्जेक्टिव, आखिर इस कमेटी को बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या था हमारा। ठीक है, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है इम्प्रूव बोर्ड स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग, यानी कि जो भी बोर्ड स्ट्रक्चर है उसको इम्प्रूव बनाना और फंक्शनिंग को इम्प्रूव करना इन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सिस्टम। नेक्स्ट है इंश्योर अकाउंटेबिलिटी टू शेयर होल्डर्स, कि अकाउंटेबिलिटी और शेयर होल्डर्स का उसको इंश्योर करना कि जो शेयर होल्डर्स के अकॉर्डिंग अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए वो फ्रेम हो रही है या नहीं हो रही। ठीक है, थर्ड पॉइंट है इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी एंड डिस्क्लोजर। अगर फर्म्स की कोई भी ऐसी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है जो शेयर होल्डर्स और बाहर मैनेजमेंट्स को जानना इंपॉर्टेंट है, तो उन सभी चीज़ों को ट्रांसपेरेंट करना और डिस्क्लोज करना। नेक्स्ट पॉइंट है इस्टेब्लिश स्ट्रॉन्ग ऑडिट सिस्टम, कि ऑडिट सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाना, ठीक है, अपने कंपनीज में। नेक्स्ट है स्ट्रेंथन द रूल ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, यानी कि जो रोल है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना। नेक्स्ट है प्रिवेंट मिसयूज ऑफ पावर बाय मैनेजमेंट, यानी कि मैनेजमेंट कोई भी अपना पावर को मिसयूज ना करे, इस चीज़ को अवॉइड करना। तो ये थे हमारे ऑब्जेक्टिव्स। अब रिकमेंडेशंस क्या क्या थी इन कमेटीज़ की। ओके, पहला है मिनिमम 1/3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ द बोर्ड, यानी कि एटलीस्ट 1/3 जो है डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बोर्ड में होंगे। रिकमेंडेशंस ये थी फर्स्ट। सेकंड रिकमेंडेशन थी फॉर्मेशन ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिट कमेटी, कि इंडिपेंडेंट ऑडिट कमेटी का भी फॉर्मेशन करना, यानी कि उन ऐसी कमेटी भी बनाना जो इंडिपेंडेंट हो। ठीक है, ऑडिट कमेटी।
नेक्स्ट था इंट्रोडक्शन ऑफ क्लॉज 49 इन द लिस्टिंग एग्रीमेंट, यानी क्लॉज 49 को जो है एग्रीमेंट के अंदर लिस्ट करना, इंट्रोड्यूस करना। नेक्स्ट पॉइंट था हमारा रिकमेंडेशंस में, द CEO एंड CFO शुड सर्टिफाई फाइनेंशियल एक्यूरेसी, यानी कि जो भी कंपनी का CEO है, CFO है, वो सर्टिफाई करना चाहिए फाइनेंशियल एक्यूरेसी को। नेक्स्ट है मैंडेटरी डिस्क्लोजर ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, यानी कि अगर कोई आप रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस कर रही है कंपनी, तो वो डिस्क्लोजर मैंडेटरी था करना। ठीक है, तो ये रिकमेंडेशन थी इन कमेटीज़ की। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इम्पैक्ट एंड रोल इन गवर्नेंस, कि क्या क्या इम्पैक्ट और रोल है गवर्नेंस का। फर्स्ट कमेटी टू ब्रिंग मैंडेटरी गवर्नेंस रूल्स, यानी कि जो फर्स्ट कमेटी जो थी वो क्या लाई कि ये मैंडेटरी है, गवर्नेंस रूल्स जो है वो मैंडेटरी है सभी फर्म के लिए। नेक्स्ट है हेल्प्ड इस्टेब्लिश स्टैंडर्ड गवर्नेंस प्रैक्टिसेस, इन्होंने हेल्प किया कि स्टैंडर्ड गवर्नेंस प्रैक्टिसेस जो है वो उसे इस्टेब्लिश किया जाए इंडस्ट्री में, कंपनीज में, कॉर्पोरेट सेक्टर्स में। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट हमारा इंक्रीज इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस इन इंडियन कंपनीज, यानी कि इसके साथ साथ ये भी रोल प्ले किया कि जो इंडियन कंपनीज है उसके अंदर इन्वेस्टर का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो उसे इंक्रीज किया जाए। नेक्स्ट पार्ट था हमारा सेबी अडॉप्ट क्लॉज 49 बेस्ड ऑन इट्स सजेशंस, यानी सेबी ने ये अडॉप्ट किया क्लॉज 49 को कुछ सजेशंस पे। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट था हमारा इसी का नेक्स्ट पॉइंट, स्ट्रेंथन द बोर्ड इंडिपेंडेंस एंड फाइनेंशियल कंट्रोल, यानी कि जो भी बोर्ड ऑफ इंडिपेंडेंस है उनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, फाइनेंशियल कंट्रोल प्रोवाइड करना। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट जो कमेटी बनाई गई थी उसके बारे में। अब हमारे नेक्स्ट कमेटी के बारे में बात करते हैं, जो कि है नारायणा मूर्ति कमेटी 2005। ठीक है, आइए अब इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो नारायणा कमेटी के बारे में बात करते हैं, नारायणा मूर्ति कमेटी के। तो रिव्यू एंड स्ट्रेंथन ऑफ क्लॉज 49 के अकॉर्डिंग ही ये भी है। इसका फॉर्मेशन किस तरह हुआ था, आइए हम ये देखते हैं। फॉर्म्ड बाय सेबी इन 2009 टू रिवाइज क्लॉज 49, यानी कि सेबी के द्वारा 2005 में फॉर्म किया गया था। ठीक है, क्लॉज 49 के रिवाइज करके। ठीक है, जैसे हमने ऊपर भी बात की थी फर्स्ट कमेटी में। हेडेड बाय नारायणा मूर्ति फाउंडर ऑफ इन्फोसिस, यानी कि जो इनके हेड थे वो नारायणा मूर्ति थे, जो कि फाउंडर थे इन्फोसिस कंपनी के। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट, फॉर्म्ड आफ्टर कॉर्पोरेट स्कैंडल्स एंड ग्लोबल रिफॉर्म्स। ये कब बनाया गया कि जब कॉर्पोरेट में कुछ स्कैंडल्स स्कैम्स होने लगे और ग्लोबल में रिफॉर्म्स जो होने लगे, तब ये उसके बाद ये फॉर्म किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है एम्ड एट स्ट्रेंथिंग बोर्ड अकाउंटेबिलिटी एंड ऑडिट कंट्रोल। इनका एम था कि जो बोर्ड की अकाउंटेबिलिटी उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना है, साथ में ऑडिट कंट्रोल्स को भी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं। इम्प्रूव फाइनेंशियल डिस्क्लोजर एंड ट्रांसपेरेंसी, इनका एम ऑब्जेक्टिव था कि जो इम्प्रूव करे फाइनेंशियल डिस्क्लोजर, कोई भी फाइनेंशियल रिलेटेड जो ट्रांजेक्शन्स हो रही थी या कोई भी रिपोर्ट्स थी उन सभी को डिस्क्लोज करना, ट्रांसपेरेंसी प्रोवाइड करना। नेक्स्ट है स्ट्रेंथन द रोल ऑफ ऑडिट कमेटी, की स्ट्रेंथ जो है वो प्रोवाइड करना ऑडिट कमेटी को रोल्स के अकॉर्डिंग। प्रमोट अ कल्चर ऑफ इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग, कि एक ऐसा कल्चर को प्रमोट करना जिसमें इंडिपेंडेंट डिसीजन ले सके सभी लोग। ठीक है, नेक्स्ट है इंट्रोड्यूस इंटरनल कंट्रोल्स लाइक विसल ब्लोअर पॉलिसी, जैसे इंटरनल कंट्रोल्स प्रोवाइड करना, जैसे कि विसल ब्लोअर पॉलिसीज को जो है अडॉप्ट करना कंपनीज के अंदर। नेक्स्ट है इंश्योर CEO और CFO अकाउंटेबिलिटी फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कि ये जो इंश्योर करना कि CEO और CFO के द्वारा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो अकाउंटेबल किया जाए। नेक्स्ट है ब्रिंग्स इंडियन प्रैक्टिसेस इन लाइन विद ग्लोबल गवर्नेंस नॉर्म्स, यानी कि इंडियन प्रैक्टिसेस को ऐसे लाइनअप बनाना कि ग्लोबल परफॉर्मेंस के गवर्नेंस के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग हो। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रिकमेंडेशंस के। द CEO CFO मस्ट सर्टिफाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कि ये रिकमेंड किया गया कि जो CEO है कंपनी का और CFO है वो सर्टिफाई करे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। नेक्स्ट है इंट्रोड्यूस विसल ब्लोअर पॉलिसी फॉर इंटरनल रिपोर्टिंग, इंटरनल रिपोर्टिंग्स के लिए इंट्रोड्यूस किया जाए विसल ब्लोअर पॉलिसीज़ को फॉर्म कंपनीज के अंदर। स्ट्रॉन्गर ऑडिट कमेटी मॉनिटरिंग ऑफ इंटरनल सिस्टम, जो स्ट्रॉन्गर एक ऑडिट कमेटी है वो मॉनिटर करे इंटरनल सिस्टम्स को फर्म्स के। नेक्स्ट है क्लियर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है उनको ये क्लियर उनके रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है वो प्रोवाइड किए जाए विद अ क्लियर पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, कोई भी कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं होनी चाहिए उनके रोल्स में। ठीक है, कहने का मतलब है उन्हें अच्छे से प्रोवाइड करना चाहिए कि उनके क्या क्या रोल्स है और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर।
नेक्स्ट पॉइंट हमारा ट्रांसपेरेंट एंड रेगुलर फाइनेंशियल डिस्क्लोजर, यानी कि डेली टू डेली फाइनेंशियल डिस्क्लोजर अगर जो प्रोवाइड करनी चाहिए एक फर्म कंपनीज को, सभी लोगों के मैनेजमेंट के, वो प्रोवाइड करनी जानी चाहिए, उसके साथ साथ प्रोवाइड करना चाहिए और ट्रांसपेरेंट रूप में प्रोवाइड करना चाहिए सभी मैनेजमेंट को। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इम्पैक्ट एंड रोल इन गवर्नेंस, की इम्पैक्ट क्या पड़ा और रोल क्या है इन अ गवर्नेंस सिस्टम। पहला पॉइंट है इसमें स्ट्रेंथन क्लॉज 49 विद टाइटर नॉर्म्स, यानी कि स्ट्रेंथ प्रोवाइड करनी चाहिए फॉर क्लास जो 49 है उसके विद द टाइटर, यानी टाइटर रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ। इंकरेज कंपनीज टू अडॉप्ट एथिकल प्रैक्टिसेस, और कंपनीज को ये इंकरेज करना चाहिए कि वो एथिकल प्रैक्टिसेस जो है वो कंपनीज के अंदर प्रोवाइड करें, एथिकल प्रैक्टिसेस ज़्यादा से ज़्यादा हो कंपनीज के अंदर। इंक्रीज रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, और साथ ही साथ जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है उसके ऊपर रिलायबिलिटी भी क्रिएट होनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। ऐसा नहीं हो कि आप फाइनेंशियल रिपोर्ट बना रहे हो पर लेकिन कंपनी उसको इग्नोर कर रही है, या कंपनी के जो डायरेक्टर्स है, कंपनीज के जो मैनेजमेंट है वो उन चीज़ों को ना फॉलो करे। नेक्स्ट है हाईलाइटेड द रोल ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, और साथ ही साथ जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है उनके रोल्स को भी हाईलाइटेड करना चाहिए इन अ गवर्नेंस सिस्टम। नेक्स्ट है सपोर्टेड शेयर होल्डर प्रोटेक्शन थ्रू ट्रांसपेरेंसी, जो शेयर होल्डर के प्रोटेक्शन है उसे सपोर्ट करना चाहिए विद अ ट्रांसपेरेंसी वे में। नेक्स्ट है हमारा कमेटी जो है वह उदय कोटक कमेटी है, जो कि 2017 के है। अब इसके बारे में हम जानते हैं क्या था इसके अंदर। उदय कोटक कमेटी जो है वो 2017 में फॉर्म हुआ था। अब इसके मॉडर्न रिफॉर्म्स के बारे में जानते हैं कि ये बेटर बेसिकली बनाया किस लिए गया था कि बेटर ट्रांसपेरेंसी हो और साथ साथ बोर्ड इफेक्टिवनेस हो, ठीक है, जो इनका मेन एम था। अब चलिए स्टार्टिंग से पढ़ते हैं इनका फॉर्मेशन के बारे में। तो फॉर्म्ड बाय सेबी इन 2017, तो ये भी जो है सेबी के द्वारा फॉर्म किया गया था 2017 में, और हेडेड कौन थे इनके, बाय उदय कोटक, एमडी ऑफ कोटक महिंद्रा बैंक, ठीक है। हेडेड जो कौन थे वो उदय कोटक थे, जो कि कोटक महिंद्रा बैंक्स के एमडी थे। साथ साथ फोकस्ड ऑन इम्प्रूविंग कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन लिस्टेड फर्म्स, जो भी लिस्टेड फर्म्स थे उनको कॉर्पोरेट गवर्नेंस में इम्प्रूव करना फोकस इस पर किया गया। नेक्स्ट है एम्ड एट अलाइनिंग विद इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस, और साथ साथ इनका एम ये था कि हम इंटरनेशनल जो प्रैक्टिसेस है उसमें भी बेस्ट प्रोवाइड करें अपना रिस्पॉन्स। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे ये देखते हैं। इम्प्रूव बोर्ड स्ट्रक्चर एंड इंडिपेंडेंस, इन्होंने इम्प्रूव किया, इनका ऑब्जेक्टिव था कि हम जो बोर्ड स्ट्रक्चर उनको इम्प्रूव करें, साथ साथ इंडिपेंडेंस क्रिएट करें। नेक्स्ट था मेक डिस्क्लोजर मोर ट्रांसपेरेंट, और साथ साथ जो डिस्क्लोजिंग चीज़ें थी उसको ज़्यादा से ज़्यादा हम ट्रांसपेरेंट करें, डिस्क्लोज करें। नेक्स्ट पॉइंट था हमारा रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इन कंपनीज डिसीजंस, यानी कंपनी के डिसीजन लेने में जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आता है उसे ज़्यादा कम करते रहें, ठीक है। इंस्टेंट ऑडिट क्वालिटी एंड अकाउंटेबिलिटी की स्ट्रेंथ एक प्रोवाइड की जाए ऑडिट क्वालिटी को और अकाउंटेबिलिटी के लिए। नेक्स्ट है इनकरेज ग्रेटर शेयर होल्डर्स पार्टिसिपेशन, और साथ ही साथ कंपनी के अंदर शेयर होल्डर्स का जो पार्टिसिपेशन है उसे ज़्यादा से ज़्यादा इनकरेज करें, यानी कि शेयर होल्डर्स ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज के डिसीजंस में अपना रोल प्ले करें। नेक्स्ट है इंश्योर फेयर ट्रीटमेंट ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो फेयर ट्रीटमेंट हो वो सभी स्टेक होल्डर्स के साथ हो। अब है रिकमेंडेशंस, की कंपनी ने क्या क्या रिकमेंड किया। नेक्स्ट पहला पॉइंट है इसका सेपरेट रोल्स ऑफ चेयरपर्सन एंड एमडी सीईओ इन लार्ज फर्म्स, यानी कि एक सेपरेट रोल्स हो किसका, चेयरपर्सन का और सीईओ है जो है लार्ज फर्म्स में उनका। नेक्स्ट है हाफ ईयरली डिस्क्लोजर ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, और रिलेटेड पार्टी जितने ट्रांजैक्शन हुआ है उसको हाफ ईयरली यानी कि हाफ ईयर में आप उन चीज़ों को डिस्क्लोज कीजिए कि आपने किस किस पार्टी से ट्रांजैक्शंस किए कंपनी ने, ठीक है। नेक्स्ट लिमिट ऑन नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप्स, और साथ ही साथ इन्होंने एक मेन जो पॉइंट था जो सबसे अलग है और कंपनियों से, वो ये था कि इन्होंने क्या लगाया, लिमिट लगाया डायरेक्टरशिप्स पे कि एटलीस्ट इतने डायरेक्टरशिप्स ही सिर्फ होने चाहिए। इन्होंने क्या लगा कि टोटल 8 होने चाहिए, जिसमें से 7 जो हैं वो इंडिपेंडेंट होने चाहिए, ठीक है। टोटल 8 डायरेक्टर होने चाहिए, उसमें से 7 जो होने चाहिए वो इंडिपेंडेंट और बाकी 1 जो बचा वो डिपेंडेंट होना चाहिए। सो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मैंडेटरी स्किल डिस्क्लोजर ऑफ बोर्ड मेंबर्स, यानी कि जो स्किल है बोर्ड मेंबर्स की उनको ज़रूर से ज़रूर डिस्क्लोज करना चाहिए कंपनी के अंदर। स्क्रिंडल ऑडिट मेड कंपलसरी अंडर LODR रूल्स, जो LODR रूल्स है उसके अंदर ऑडिट कमेटी को कंपलसरी मैंडेट कर देना चाहिए।
तो ये इनके रिकमेंडेशंस थे। अब इम्पैक्ट क्या क्या हुआ रोल गवर्नेंस का, तो लीड टू चेंजेस इन सेबी LODR रेगुलेशंस 2015। तो मैं इनका इम्पैक्ट ये पड़ा कि सेबी ने कुछ LODR रेगुलेशंस जो थी 2015 की उनमें कुछ चेंजेस करे। उसके बाद सेकंड पॉइंट था इसका इम्प्रूव्ड ऑडिट कमेटी फंक्शन एंड ओवरसाइट। साथ ही साथ जो ऑडिट कमेटी के फंक्शंस थे, ओवरसाइट थे, उन चीज़ों को भी इम्प्रूव किया गया। थर्ड है मेड बोर्ड्स मोर एक्विटेबल एंड ट्रांसपेरेंट, यानी कि जो बोर्ड्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा अकाउंटेबल प्रोवाइड किया और ट्रांसपेरेंट प्रोवाइड करने के लिए बोला। ये इम्पैक्ट पड़ा। प्रोमोटेड डाइवर्सिटी, एग्जाम्पल वन वुमेन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, यानी कि इन्हें डाइवर्सिटी को प्रमोट किया। जैसे कि डायरेक्टर में जैसे उन्होंने मैंडेटरी किया था कि 8 डायरेक्टर में से 7 जो होने चाहिए वो इंडिपेंडेंट होने चाहिए, तो साथ ही साथ इन्होंने ये भी डाइवर्सिटी प्रमोट किया कि एटलीस्ट उसमें से 1 जो है वो वुमेन होनी चाहिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर में। ठीक है। नेक्स्ट था इंक्रीज्ड ट्रस्ट ऑफ इन्वेस्टर एंड माइनॉरिटीज शेयर होल्डर्स, यानी कि जो इंटरेस्ट था ट्रस्ट ऑफ इन्वेस्टर को उसको इंक्रीज किया गया और साथ ही साथ शेयर होल्डर की माइनॉरिटी को भी ध्यान दिया गया उनके ऊपर। कंपनीज नाउ हैव बेटर इंटरनल एंड एक्सटर्नल कंट्रोल, कंपनीज के पास एक बेटर इंटरनल और एक्सटर्नल कंट्रोल होना चाहिए, तो इसके ऊपर भी ध्यान दिया गया। ये इम्पैक्ट पड़ा और रोल था गवर्नेंस का। अब हमारा नेक्स्ट कमेटी है CII इनिशिएटिव्स। ठीक है, अब इसके बारे में हम जानते हैं। तो फर्स्ट है इसका कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री फर्स्ट वॉलंटरी कोड ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कि ये पहली इंडियन इंडस्ट्री है जो वॉलंटरी कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस में आई। ठीक है, इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ, इंट्रोड्यूस्ड बाय CII इन 1998। तो बेसिकली ये जो है इंट्रोड्यूस किया गया था CII, यानी फुल फॉर्म है इसकी कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। ठीक है, जिसका फॉर्म का हुआ था 1998 में। इट वॉज द फर्स्ट इंडियन इनिशिएटिव्स ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस बिफोर एनी गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट, यानी कि ये पहली ऐसी इंडस्ट्री थी इंडियन इनिशिएटिव्स की कि जिसमें गवर्नमेंट का कोई रोल इसमें नहीं था। ये पहले गवर्नमेंट के इन्वॉल्वमेंट से पहले इन्होंने कहते हैं इंट्रोड्यूस और फॉर्म हुआ ये। इट वाज वॉलंटरी एंड एम्ड एट इम्प्रूविंग सेल्फ रेगुलेशन इन कंपनीज। ये एक वॉलंटरी थी और साथ इनका एम था कि इम्प्रूव करे सेल्फ रेगुलेशन कंपनीज में। ठीक है, क्रिएटेड अवेयरनेस अबाउट एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस, साथ में इनका एक ये भी एम था कि अवेयरनेस क्रिएट करे और एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस को प्रमोट करें। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या थे। फर्स्ट है इनकरेज एथिकल प्रैक्टिसेस इन बिजनेस ऑपरेशंस, कि एथिकल प्रैक्टिसेस जो है वो बिजनेस ऑपरेशन में ज़्यादा से ज़्यादा हो। साथ ही में सेकंड पॉइंट है इसका इम्प्रूव ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, की ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को प्रमोट करना कंपनी के अंदर। थर्ड है मेक कंपनी बोर्ड मोर इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल, कि कंपनीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा इंडिपेंडेंट करना बोर्ड मेंबर्स को, कि कंपनी के बोर्ड मेंबर्स को ज़्यादा से ज़्यादा इंडिपेंडेंट करना एंड प्रोफेशनल स्किल्स प्रोवाइड करना। साथ में प्रमोट फेयर ट्रीटमेंट ऑफ ऑल शेयर होल्डर्स, की सभी शेयर होल्डर्स के साथ इक्वली ट्रीट हो और फेयर ट्रीटमेंट हो उनके साथ। नेक्स्ट है सपोर्ट डिस्क्लोजर ऑफ एक्यूरेट फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, से सभी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जो एक्यूरेट है सभी के लोगों के लिए, मैनेजमेंट के लिए जानना, उन सभी ने फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज करना चाहिए। क्रिएट अ मॉडल दैट इंडियन कंपनीज कैन फॉलो वॉलंटरी, और एक ऐसा मॉडल क्रिएट करना जिससे इंडियन कंपनीज जो है उसे वॉलंटरी फॉलो करें। अब इस कमिटीज़ की रिकमेंडेशंस क्या क्या थी, अब उसके बारे में जानते हैं। रिकमेंडेशन फर्स्ट है इसकी बोर्ड शुड इंक्लूड एटलीस्ट 30% इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, की जो बोर्ड है उनमें एटलीस्ट 30% जो है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए। नेक्स्ट है सेपरेट द रोल्स ऑफ चेयरपर्सन एंड CEO, कि जो रोल्स है वो चेयरपर्सन के और CEO के सेपरेट कर देने चाहिए। ठीक है। थर्ड पॉइंट है कंपनीज विद टर्नओवर अबव 100 करोड़ शुड अडॉप्ट गुड गवर्नेंस प्रैक्टिसेस, अगर किसी कंपनी की टर्नओवर जो है वो 100 करोड़ से ज़्यादा है तो उन्हें गुड गवर्नेंस प्रैक्टिसेस जो है वो अडॉप्ट करनी चाहिए। नेक्स्ट है क्लियर एंड टाइमली डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, की क्लियर और टाइमली जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है उसको डिस्क्लोज करनी चाहिए विद एनुअल रिपोर्ट के जरिए जो है फाइनेंशियल रिपोर्ट को परफॉर्मेंस को डिस्क्लोज करना चाहिए इन अ पब्लिक। प्रमोट नॉन एग्जीक्यूटिव लीडरशिप इन डिसीजन मेकिंग, की ज़्यादा से ज़्यादा नॉन एग्जीक्यूटिव लीडरशिप को डिसीजन मेकिंग में प्रमोट करना चाहिए। तो ये थी इन कमेटी की रिकमेंडेशंस। अब बात करते हैं इम्पैक्ट एंड रोल इन गवर्नेंस। तो फर्स्ट है इसका एक्टेड
एज द फाउंडेशन फॉर कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिफॉर्म्स इन इंडिया। इन्होंने क्या एक्ट किया, एक कॉर्पोरेट रिफॉर्म्स इंडिया के अंदर रिफॉर्म्स जो है द फाउंडेशन किया इंडिया के अंदर। सेकंड है हेल्प शेप सेबी एंड गवर्नमेंट रेगुलेशन लेटर, साथ साथ इन्होंने सेबी को भी एक हेल्प प्रोवाइड की गवर्नमेंट रेगुलेशंस को शेप देने में। उसके साथ थर्ड पॉइंट क्रिएटेड अ कल्चर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डिस्क्लोजर्स। इन्होंने एक ऐसी कल्चर प्रमोट किया, रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रमोट किया, डिस्क्लोजर्स भी प्रमोट किया अपने गवर्नेंस फाउंडेशंस के साथ। इनकरेज कंपनीज टू वॉलंटरी इम्प्रूव गवर्नेंस, साथ साथ इनकरेज किया कंपनीज को कि वॉलंटरी इम्प्रूव गवर्नेंस हो, ठीक है, जिससे गवर्नेंस में इम्प्रूवमेंट आए। और लेड द पाथ फॉर मैंडेटरी प्रोविजंस लाइक क्लॉज 49, और साथ साथ इन्होंने कुछ ऐसे पाथ यानी कि एक ऐसा वे बनाया कि कुछ प्रोविजंस जैसे क्लॉज 49 जो है वो सभी के लिए मैंडेटरी है अडॉप्ट करना। तो ये थे कुछ रोल एंड इम्पैक्ट ऑफ गवर्नेंस। तो अब बात करते हैं हम लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के बारे में। कंपनीज एक्ट 2013 रिलेवेंट प्रोविजंस, तो जैसे आपने पहले भी कंपनीज एक्ट 2013 के बारे में पढ़ा होगा, फिर भी एक बार हम इसके बारे में जान लेते हैं कि कंपनीज एक्ट 2013 है क्या। अ मेजर लॉ दैट गवर्न्स कंपनी मैनेजमेंट एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन इंडिया। तो ये एक मेजर लॉ है जो क्या बताता है, कंपनी के मैनेजमेंट को गवर्नेंस करना और कॉर्पोरेट गवर्नेंस को बताता है इंडिया के अंदर। अब इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ तो ये जानते हैं। इंट्रोड्यूस द रिप्लेस द ओल्ड कंपनीज एक्ट 1956, तो ये पहले जो ओल्ड एक्ट था हमारा 1956 का कंपनीज एक्ट, उसको रिप्लेस करके ये बना है कंपनीज एक्ट 2013। नेक्स्ट है इनेक्टेड इन 2013 बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। ये कब इनेक्ट किया गया था, 2013 में, किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स यानी MCA के द्वारा। थर्ड है फोकसेस ऑन बेटर ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड प्रोटेक्शन ऑफ स्टेक होल्डर्स, यानी इन्हें फोकस किस पे किया था कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी हो, अकाउंटेबिलिटी हो और साथ में प्रोटेक्शन हो स्टेक होल्डर्स के। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अप्लाइज टू ऑल कंपनीज रजिस्टर्ड इन इंडिया इंक्लूडिंग लिस्टेड एंड अनलिस्टेड वन। तो ये सभी कंपनीज के ऊपर अप्लाई है, चाहे वो लिस्टेड हो या अनलिस्टेड कंपनीज हो, ठीक है। तो अब इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या थे ये जानते हैं हम कंपनीज एक्ट 2013 के। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव था इंश्योर बेटर गवर्नेंस एंड कंप्लायंस इन कॉर्पोरेट फंक्शनिंग, यानी कि बेटर गवर्नेंस और रूल्स जो है वो प्रोवाइड करे कंपनी को अच्छे से फंक्शन करने में। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्लियरली डिफाइंड रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ड्यूटीज़ ऑफ डायरेक्टर एंड की पर्सोनल। साथ साथ जो रोल्स है, रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटीज़ है डायरेक्टर्स की वो भी क्लियरली डिफाइन हो, ये इसका ऑब्जेक्टिव था। थर्ड है प्रमोट डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, यानी कि कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन चाहे वो फाइनेंशियल से रिलेटेड हो या नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन हो, उन सभी को डिस्क्लोज करना। फोर्थ पॉइंट है सेफ गार्ड द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी शेयर होल्डर एंड इन्वेस्टर्स, यानी कि सभी शेयर होल्डर्स के और इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को सेफ गार्ड प्रोवाइड करना। फिफ्थ पॉइंट है स्ट्रेंथन द फंक्शनिंग ऑफ ऑडिट, नॉमिनेशंस एंड रिम्यूनरेशन कमेटीज, यानी कि जो भी फंक्शनिंग है, ऑडिट हो, नॉमिनेशंस हो या रिम्यूनरेशन कमेटीज हो, उन सभी को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना। नेक्स्ट है एस्टैब्लिश पेनल्टीज फॉर नॉन कंप्लायंस विद गवर्नेंस, यानी कि पेनल्टीज लगाना कि अगर कोई भी कंपनी जो है रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं करती है तो नॉर्म्स को फॉलो नहीं करती है। तो ये था ऑब्जेक्टिव्स। अब हम इसके प्रोविजंस के बारे में डिस्कस करते हैं कि क्या क्या प्रोविजंस बनाए थे कंपनीज एक्ट 2013 में। तो फर्स्ट जो है इसका सेक्शन 149 से लेकर 172 में क्या डिफाइन किया गया, डिफाइन द कंपोजिशन, ड्यूटीज़ एंड लिमिट्स ऑफ द बोर्ड डायरेक्टर्स। तो बेसिकली इन सेक्शंस के बीच में 149 और 172 के बीच में ये डिफाइन किया गया कि कंपोजिशन, ड्यूटीज़ और लिमिट्स क्या क्या हैं एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की। नेक्स्ट पॉइंट है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मस्ट बी नॉन प्रमोटर्स एंड फुलफिल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स है वो मस्ट बी नॉन प्रमोटर्स एंड उनको कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो डिफाइन किया गया है। थर्ड है फॉर्मेशन ऑफ ऑडिट कमेटी, नॉमिनेशन एंड रिम्यूनरेशन कमेटी इज मैंडेटरी फॉर सर्टेन कंपनीज, यानी कि कुछ कंपनीज के लिए ऑडिट कमेटी, नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी अलग से मैंडेटरी है बनाना, ठीक है। नेक्स्ट डिस्क्लोजर नॉर्म्स, एनुअल रिटर्न्स, बोर्ड रिपोर्ट्स एंड डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बी डिस्क्लोज, यानी कुछ नॉर्म्स बनाए कि क्या क्या चीज़ें आपको डिस्क्लोज करनी है। पहला है एनुअल रिपोर्ट्स, बोर्ड रिपोर्ट्स, डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये आप सभी को कंपनीज को डिस्क्लोज करना ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है विसल ब्लोअर मैकेनिज्म,
एंड इंटरनल कंट्रोल आर टू बी स्टैब्लिश इन सर्टेन क्लासेस ऑफ कंपनीज, यानी कि कुछ कंपनीज में कुछ क्लासेस जो डिफाइन की गई है कंपनीज एक्ट 2013 में, उसके अकॉर्डिंग कुछ कंपनीज को इंटरनल कंट्रोल्स भी इस्टेब्लिश करने हैं विसल ब्लोअर मैकेनिज्म्स को। अब इसका इम्पैक्ट एंड रोल क्या पड़ा गवर्नेंस सिस्टम्स पर। फर्स्ट है इसका बोथ मोर क्लैरिटी एंड स्ट्रक्चर टू कॉर्पोरेट गवर्नेंस लॉज, यानी कि ज़्यादा क्लैरिटी प्रोवाइड की, स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया क्लैरिटी का कि किस तरह आपके नॉर्म्स है, किस तरह आपके लॉज हैं इन कंपनीज 2013 में। सेकंड है स्ट्रेंथ द रोल ऑफ इंडिपेंडेंट एंड वुमेन डायरेक्टर, और इन्होंने साथ में ये भी स्ट्रेंथ प्रोवाइड किया कि क्या रोल है इंडिपेंडेंट के और साथ में वुमेन डायरेक्टर्स के भी। थर्ड है हेल्प प्रिवेंट फ्रॉड एंड मिसमैनेजमेंट कंपनीज, कि इन्होंने साथ में हेल्प किया कि फ्रॉड हो या कोई भी मिसमैनेजमेंट हो तो उसमें किस तरह उससे दूर रहा जाए, ठीक है, किस तरह कंपनीज को प्रिवेंट किया जाए। फोर्थ स्टेप है मेड इट ईजियर टू पेनलाइज एंड ट्रैक नॉन कंप्लेंट्स, यानी कि ईजिली हम ट्रैक कर सके कोई भी नॉन कंप्लाइंट हो रहे हैं नॉन कंप्लेंट्स को, और साथ में पेनलाइज भी कर सके अगर कोई भी फॉल्ट या फ्रॉड होता है तो। इम्प्रूव्ड बोर्ड लेवल अकाउंटेबिलिटी एंड इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस, साथ में बोर्ड लेवल जो है उसको भी इम्प्रूव करना और इन्वेस्टर के कॉन्फिडेंस को भी इम्प्रूव करना। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें इंकरेज कंपनीज टू फोकस ऑन एथिकल प्रैक्टिसेस एंड इंटरनल कंट्रोल, की कंपनीज को इंकरेज करना कि एथिकल प्रैक्टिसेस को और इंटरनल कंट्रोल को प्रमोट करें कंपनीज के अंदर। तो ये था हमारा कंपनीज एक्ट 2013 के बारे में। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट जो है सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के बारे में। 2015 में जो रेगुलेट हुआ था। अ सेट ऑफ रूल्स बाय सेबी आर लिस्टेड कंपनीज टू इंश्योर गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो ये सेबी जो है वो लिस्टेड कंपनीज के लिए बनाया गया है कि एक रूल सेट किया गया है जो सेबी के द्वारा कि कुछ अच्छे गवर्नेंस कॉर्पोरेट सेक्टर्स में बनाए जा सकें, कुछ अच्छा कॉर्पोरेट गवर्नेंस सिस्टम्स रूल्स जो है वो बनाए जाए। तो इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ, तो इंट्रोड्यूस बाय सेबी इन 2015 रिप्लेसिंग ओल्ड फ्रेगमेंटेड लिस्टिंग एग्रीमेंट्स, यानी कि ये सेबी जो है 2015 में इंट्रोड्यूस किया गया और इन्होंने क्या रिप्लेस किया, जो ओल्ड यानी पुराने जो लिस्टिंग एग्रीमेंट्स थे उनको रिप्लेस किया गया। उसके बाद है हमारा अप्लाइज टू ऑल लिस्टेड कंपनीज ऑन इंडियन स्टॉक एक्सचेंज, यानी कि सिर्फ ये लिस्टेड कंपनीज के ऊपर अप्लाई है जो कि इंडियन स्टॉक एक्सचेंज के अंदर है। एम्स टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी इन डिस्क्लोजर एंड कंप्लायंस, इनका एम था कि यूनिफॉर्मिटी प्रोवाइड करे, कंसिस्टेंसी प्रोवाइड करे डिस्क्लोजर्स कंप्लायंस को करने के लिए। उसके साथ नेक्स्ट इसका पॉइंट है कंबाइंस वेरियस सेबी सर्कुलर एंड गाइडलाइंस इनटू अ सिंगल रेगुलेशंस, कि सभी सेबी के जो सर्कुलर और गाइडलाइंस है उसे एक फॉर्म में सिंगल रेगुलेशंस में प्रोवाइड करे। अब नेक्स्ट इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या था सेबी का। फर्स्ट है इंश्योर ट्रांसपेरेंसी एंड फेयरनेस इन लिस्टेड एंटिटीज़, यानी कि सब ट्रांसपेरेंसी और फेयरनेस प्रोवाइड करे किसमें, लिस्टेड जो एंटिटीज़ हैं उनमें। साथ में इम्प्रूव इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस थ्रू प्रॉपर डिस्क्लोजर्स, की सभी इम्प्रूव कर सके इन्वेस्टर के कॉन्फिडेंस को अच्छे से प्रॉपर डिस्क्लोज करके कोई भी मटेरियल फैक्ट्स जो है। थर्ड है क्लियरली डिफाइन द ऑब्लिगेशन ऑफ डायरेक्टर कमिटीज़ एंड मैनेजमेंट, की क्लियरली डिफाइन करे जाए ऑब्लिगेशंस क्या है डायरेक्टर्स के, कमिटीज़ के और मैनेजमेंट के। फोर्थ पॉइंट है इसका स्टैंडर्डाइज कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिक्वायरमेंट फॉर ऑल लिस्टेड एंटिटीज़, कि सभी स्टैंडर्डाइज जो कंपनीज़ है कॉर्पोरेट गवर्नेंस उसको रिक्वायरमेंट जो है वो लिस्टेड कंपनीज़ को एक प्रोवाइड किया जाना चाहिए। प्रोटेक्ट माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स एंड पब्लिक इन्वेस्टर्स, की सभी माइनॉरिटी जो शेयर होल्डर्स है पब्लिक इन्वेस्टर उनको प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए। प्रमोट टाइमली एंड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन शेयरिंग विद स्टॉक एक्सचेंज, और साथ ही साथ टाइमली और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर किए जाने चाहिए हमारे स्टॉक एक्सचेंज के साथ। ठीक है, अब इसके प्रोविजंस के बारे में हम देखते हैं क्या क्या प्रोविजंस बनाए गए थे। पहला प्रोविजन है बोर्ड कंपोजिशन, एटलीस्ट 1 वुमेन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर फॉर टॉप 1000 कंपनीज, यानी कि बोर्ड कंपोजिशन में बताएगा कि एटलीस्ट एक वुमेन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए फॉर टॉप जो 1000 टॉप कंपनीज हैं उनमें। नेक्स्ट है ऑडिट नॉमिनेशन एंड रिस्क कमेटी आर मैंडेटरी फॉर लिस्टेड फॉर्म्स, की जो भी लिस्टेड फॉर्म्स है उसके अंदर ऑडिट नॉमिनेशन और रिस्क कमेटीज जो होनी चाहिए वो मैंडेटरी है होना। थर्ड पॉइंट है डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल रिजल्ट्स, शेयर होल्डिंग पैटर्न्स एंड रिलेटेड प्रायोरिटी ट्रांजैक्शन इज कंपलसरी, कि जो भी फाइनेंशियल रिजल्ट है या शेयर होल्डिंग का जो पैटर्न्स है कंपनी के अंदर, कि कितने हमारी इक्विटी है, कितनी डेट्स है कंपनीज के अंदर, ठीक है, उन सभी को, और साथ साथ जो कोई भी हमने थर्ड पार्टी ट्रांजैक्शंस किए किसी अदर पार्टीज या किसी कंपनीज के साथ टाई अप किया है ट्रांजैक्शंस में, तो उन सभी चीज़ों को डिस्क्लोज करना कंपलसरी है एक पर्टिकुलर कंपनी के लिए। अ सेक्रेटरियल ऑडिट
रेगुलेशन 24A इज़ रिक्वायर्ड फॉर लिस्टेड कंपनीज एंड देयर मटेरियल सब्सिडरीज, यानी कि सेक्रेटरियल ऑडिट जो है वो रिक्वायर्ड है किसके लिए, लिस्टेड कंपनीज के लिए और उनके मटेरियल सब्सिडरीज के लिए। ठीक है, कंपनीज मस्ट पब्लिश डिस्क्लोजर ऑनलाइन ऑन देयर वेबसाइट विद इन स्पेसिफाइड टाइम, यानी कंपनीज को ये मैंडेटरी कर दी कि जो भी डिस्क्लोजर इन्फॉर्म है वो ऑनलाइन जो है यानी वेबसाइट्स के थ्रू आप स्पेसिफाइड टाइम फ्रेम में वो उसे पब्लिश करें। तो ये थे हमारे कुछ प्रोविजंस सेबी के। अब हम बात करते हैं इम्पैक्ट एंड रोल इन गवर्नेंस की, क्या इम्पैक्ट थे और क्या रोल था। तो पहला है इसका इंश्योर टाइमली कॉम्प्लायंस विद लिस्टिंग रिक्वायरमेंट, यानी कि टाइमली कंप्लायंस जो है वो बनाया जाए, इंश्योर किया जाए लिस्टिंग रिक्वायरमेंट के साथ कि लिस्टिंग में क्या क्या रिक्वायरमेंट है। उसके बाद है इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी एंड डिसिप्लिन अमंग लिस्टेड फर्म्स की ट्रांसपेरेंसी को बनाए रखें, ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज करें लिस्टेड फर्म्स में। थर्ड है गेव इन्वेस्टर मोर एक्सेस टू कंपनी इन्फॉर्मेशन, और इन्वेस्टर्स को ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी के बारे में इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड एक्सेस हो पाए, यानी कंपनी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी जो है वो इन्वेस्टर को मिलती रहनी चाहिए। रिड्यूस फ्रॉड एंड इनसाइडर डीलिंग्स थ्रू स्ट्रिक्टर मॉनिटरिंग, और कम से कम फ्रॉड और इनसाइडर डीलिंग्स जो हो रही है उनको स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग के जरिए कम किया जाना चाहिए। तो ये इम्पैक्ट्स थे और रोल था गवर्नेंस का। नेक्स्ट है इसका बोथ इंडियन कंपनीज क्लोजर टू ग्लोबल गवर्नेंस स्टैंडर्ड, साथ साथ जो इंडियन कंपनीज है उसे क्लोज करना ग्लोबल गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स के साथ, यानी कि ग्लोबली भी उसके साथ अटैचमेंट बनाए रखना कंपनीज का। ठीक है, स्टैंडर्ड्स को उस स्टैंडर्ड लेवल तक पहुंचाना कि जैसे ग्लोबल गवर्नेंस स्टैंडर्ड है। उसके बाद सपोर्टेड इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ बोर्ड कमिटीज़ एंड इम्प्रूव गवर्नेंस कल्चर, कि इफेक्टिव फंक्शंस ऑफ बोर्ड कमिटीज़ को सपोर्ट करना, इम्प्रूव करना उनके गवर्नेंस कल्चर को। नेक्स्ट अब हमारा है पर्पस, रोल एंड इम्पैक्ट ऑफ द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस, की पर्पस क्या था, रोल क्या था इनका और इम्पैक्ट क्या पड़ा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का कॉर्पोरेट गवर्नेंस में। तो पहले हम इसका डिस्कस करते हैं पर्पस ऑफ द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। ओके, तो व्हाई दिस लॉज एंड रूल्स वर इंट्रोड्यूस, आखिर ये लॉ और रूल्स क्यों बनाए गए। ठीक है, तो फर्स्ट है इसका इंश्योर फेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस, प्रमोट ट्रांसपेरेंसी, ऑनेस्टी एंड एथिकल कंडक्ट इन कंपनीज। तो बेसिकली इसका पर्पस फर्स्ट ये था कि बिजनेस में फेयर एक्टिविटीज़ को प्रमोट करना, ट्रांसपेरेंसी प्रमोट करना, ऑनेस्टी बनाए रखना और एथिकल कंडक्ट्स को बनाए रखना कंपनीज के अंदर। सेकंड है हमारा इन्वेस्टर प्रोटेक्शन, कि इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करना, सेफ गार्ड द राइट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ ऑल इन्वेस्टर स्पेशली माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स, यानी जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स है उनको भी जो उनके राइट्स एंड इंटरेस्ट है उनको प्रोटेक्ट करके रखना इन अ बिजनेस। थर्ड है स्टैंडर्डाइज गवर्नेंस नॉर्म्स, क्रिएट यूनिफॉर्म रूल्स फॉर बोर्ड फंक्शनिंग, डिस्क्लोजर्स एंड ऑडिट अक्रॉस कंपनीज, यानी कि एक यूनिफॉर्म रूल्स यानी कि सिंपल रूल्स जो है बोर्ड फंक्शनिंग का, डिस्क्लोजर्स का, ऑडिट का, ये प्रोवाइड करना। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें प्रिवेंट कॉर्पोरेट फ्रॉड, स्टॉप इनसाइडर ट्रेडिंग, फाइनेंशियल मिस रिपोर्टिंग एंड अनएथिकल मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, यानी कि इनसाइडर ट्रेडिंग जैसा जो केस है, जो यहाँ पे स्कैम्स हो रहे हैं उनको रिड्यूस करना, स्टॉप करना, फाइनेंशियल जो मिस रिपोर्टिंग होती है उन सब चीज़ों को, अनएथिकल मैनेजमेंट को कम करना, स्टॉप करना। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें स्ट्रेंथन अकाउंटेबिलिटी, मेक बोर्ड मेंबर्स एंड मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर डिसीजंस, यानी कि बोर्ड मेंबर्स को, मैनेजमेंट को रिस्पॉन्सिबल करना डिसीजंस मेकिंग के लिए, अकाउंटेबिलिटी के। अलाइन विद ग्लोबल स्टैंडर्ड, हेल्प इंडियन कंपनीज मीट इंटरनेशनल कॉर्पोरेट गवर्नेंस बेंचमार्क, यानी कि इंडियन कंपनीज को इंटरनेशनल कॉर्पोरेट्स के साथ बेंचमार्क स्टैंडर्ड मतलब स्टैंडर्ड फिट करना। नेक्स्ट है हमारा रोल इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस। अब रोल क्या है कॉर्पोरेट गवर्नेंस का, व्हाट दिस फ्रेमवर्क डू इन द सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, आखिर ये फ्रेमवर्क सिस्टम में करते क्या है। ठीक है, फर्स्ट है डिफाइन बोर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्लियरली आउटलाइंस रोल्स एंड ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर, मैनेजर एंड बोर्ड कमिटीज़। तो ये हमें बोर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डिफाइन करते हैं कि क्या एक ड्यूटीज़ है डायरेक्टर्स की, मैनेजर्स की और बोर्ड कमिटीज़ की। सेकंड है इसका प्रमोट बैलेंस्ड बोर्ड स्ट्रक्चर, इंश्योर बोर्ड्स इंक्लूड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एंड प्रोफेशनल फॉर बेटर डिसीजंस। ये एक बैलेंस्ड स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के साथ और प्रोफेशनल बेटर डिसीजंस के लिए। Mandates important committees require companies to form audit, nomination and remuneration committee for internal control, के साथ में मैंडेट्स करना है कि इंपॉर्टेंट कमेटीज़ को, जैसे कि ऑडिट हो गया, नॉमिनेशन और रेमुनरेशन कमेटीज़ हो गई इंटरनल कंट्रोल के लिए। फोर्थ है इंश्योर टाइमली डिस्क्लोजर, ऑब्लिगेट्स कंपनीज टू शेयर एक्यूरेट इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल, यानी कि ये इंश्योर करना, डिस्क्लोज करना टाइमली कंपनी की क्या एक्यूरेट फाइनेंशियल स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है,
एंड नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन रेगुलरली। ठीक है, मॉनिटर ट्रांजेक्शन एंड कंडक्ट रेगुलेट्स रिलेटेड पार्टी डील्स इनसाइडर ट्रेडिंग एंड मैनेजमेंट कंडक्ट, यानी कि मॉनिटर्स करना ट्रांजेक्शंस को, साथ साथ जो इनसाइडर ट्रेडिंग या मैनेजमेंट कंडक्ट है उन सभी चीज़ों को ऊपर रेगुलेट्स करना। लास्ट पॉइंट है इसमें, एम्पावर स्टेक होल्डर्स की इंकरेज विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एंड इफेक्टिव ग्रीवियंस रिड्रेस सिस्टम, यानी कि एम्पावर करना विसल ब्लोअर प्रोटेक्शंस को, यानी कोई भी अगर विसल ब्लोअर है एम्प्लॉय तो उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है, साथ में इफेक्टिव ग्रीवियंस रिड्रेस सिस्टम भी होना चाहिए। अब इम्पैक्ट एंड इवोल्यूशन, हाउ दीज लॉज हैव चेंज्ड एंड हेल्प गवर्नेंस ओवर टाइम, आखिर ये कैसे जो लॉज थे वो चेंज हुए और इन्होंने किस तरह हेल्प की एक टाइम फ्रेम के बाद। फर्स्ट है इम्प्रूव ट्रांसपेरेंसी एंड ट्रस्ट, कंपनीज नाउ डिस्क्लोज मोर, इम्प्रूविंग इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस। इम्प्रूव बेसिकली इससे क्या चेंज है, कंपनी ने अब ज़्यादा से ज़्यादा डिस्क्लोज करा अपने फैक्ट्स को, ट्रांसपेरेंसी को, और इम्प्रूव किया इन्वेस्टर के कॉन्फिडेंस को। स्ट्रेंथन सेबी एंड एमसीए पावर, रेगुलेटर्स कैन नाउ टेक स्ट्रॉन्ग एक्शन अगेंस्ट वायलेशंस। तो जैसे सेबी और एमसीए में पावर्स प्रोवाइड की तो उससे क्या हुआ कि स्ट्रॉन्ग एक्शंस लिए जाने चाहिए अगर कोई भी वायलेशन होती है तो। इंक्रीज्ड बोर्ड डाइवर्सिटी, इंक्लूजन ऑफ वुमेन एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैज़ बिकम मैंडेटरी, जिस तरह बोर्ड डाइवर्सिटी में इंक्रीजमेंट किया कि वुमेन्स को भी इंक्लूड करना चाहिए और साथ में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को भी मैंडेटरी करा, तो ये कुछ चेंजेस और हेल्प किया गवर्नेंस सिस्टम्स को। Continuous improvement of laws. Laws are regularly updated like LODR 2015 कोटक कमेटी changes too much match current needs। तो जैसे हमने देखा कि LODR 2015 को कोटक कमेटी को किस तरह नीड्स के, करंट नीड्स के अकॉर्डिंग चेंज किया, अपडेट किया, तो ये सब चीज़ें हुई। नेक्स्ट है सिंप्लीफाइड लीगल फ्रेमवर्क, रिप्लेस्ड ओल्ड कम्प्लेक्स रूल्स एंड विद स्ट्रक्चर्ड एंड ईजी टू अंडरस्टैंड रेगुलेशन, यानी कि जो ओल्ड एक्ट्स थे उनको रिप्लेस किया गया और जो कॉम्प्लेक्स रूल्स थे उन सभी को कम करके ईजी स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में अंडरस्टैंड में बनाया गया। लास्ट पॉइंट है बूस्टेड ग्लोबल रेपुटेशन, मेड इंडियन कंपनीज मोर क्रेडिबल एंड अट्रैक्टिव टू ग्लोबल इन्वेस्टर, और साथ साथ में जो इंडियन कंपनीज थे उन्हें मोर क्रेडिबल बनाया गया और अट्रैक्टिव करा गया ग्लोबल इन्वेस्टर्स के आई साइट्स में। ठीक है, तो ये था हमारे यूनिट नंबर 4। आपको ये थोड़ा लेंदी लगा होगा बट लेकिन ये काफ़ी हमने इजी वे में कंटेंट आपको टॉपिक्स जो है प्रोवाइड किया, नोट्स जो प्रोवाइड किया है जिससे आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकें कंटेंट को। उसके बाद तो आप इसे पॉइंटर्स को आप खुद भी एक्सप्लेन कर सकते हो। तो आई होप यू लर्न टू मच थिंग्स इन दिस वीडियो। तो थैंक्स फॉर द वॉचिंग। एंड अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा समायरा नॉलेज हब्स को फॉर डेली अपडेट्स एंड वीडियोस। एंड साथ में अगर आपने हमारे चैनल में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी टॉपिक्स में, कंटेंट में कोई भी प्रॉब्लम्स है तो आप ज़रूर हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। सो अब हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट यूनिट नंबर पे। तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स अगेन फॉर द वॉचिंग द वीडियो।